हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं सामान्य विज्ञान का 5वां पाठ पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने आगे पढ़ चुके हैं। आज का हमारा सेशन है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोगों ने बोर का स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति। तो बोर के पश्चात भी कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया। उन्होंने एक अध्ययन में सर्वसामान्य लोगों ने मान्य किया कि कुछ परमाणु के विशेष जो लोगों ने अपना सुझाव दिया वो इस प्रकार है। परमाणु की संरचना, नाभिक और नाभिक का बाहरी भाग, इनसे मिलकर परमाणु बनता है। इनमें 3 प्रकार के उप परमाणविक कणों का समावेश होता है। पहला है केंद्रक। केंद्रक क्या है? केंद्रक परमाणु का केंद्रक धन आवेशित होता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। केंद्रक में 2 प्रकार के उप परमाणविक कण होते हैं। एकत्रित रूप से उन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियन के 2 प्रकार हैं। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन ई अक्षर से दिखाया जाता है। प्रोटॉन यह परमाणु के नाभिक में स्थित धन आवेशित उप परमाणविक कण है। नाभिक पर धन आवेश यह उसमें स्थित प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉन को P अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। प्रत्येक प्रोटॉन पर स्थित धन आवेश को +1e होता है, अर्थात 1e = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अतः नाभिक पर स्थित कुल धन आवेश E इस इकाई से व्यक्त करते हैं। उसका परिणाम नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होती है और उसे Z अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। एक प्रोटॉन का वस्तुमान सुमारे 1U यूनिफाइड मास, U का मतलब है यूनिफाइड मास, इतना होता है। 1 डाल्टन अर्थात 1U यूनिफाइड मास इतना होता है। 1 डाल्टन अर्थात 1U = 1.66 × 10⁻⁻27 G। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान लगभग 1U होता है। न्यूट्रॉन को N से दिखाते हैं। न्यूट्रॉन यह विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन उप परमाणविक कण है। उसे N इस संकेत द्वारा दर्शाते हैं, N अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं। नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन संख्या के लिए N इस अक्षर का उपयोग किया जाता है। 1U इतने परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन का अपवाद छोड़कर बाकी सभी तत्वों में परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1U है, अर्थात करीब करीब प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। नाभिक का बाहरी भाग परमाणु की संरचना में नाभिक के बाहरी भाग में परिवहन करने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन इसके बीच स्थित रिक्त स्थान का समावेश होता है। हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेशित, इसको E- द्वारा दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेशित उप परमाणविक कण है। क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिखाया जाता है। इसे E अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश ऋण 1e होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 1800 गुना कम है, तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। परमाणु नाभिक के बाहरी भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिवहन करते हैं। भ्रमण कक्षा का स्वरूप त्रिमितीय होने के कारण कक्षा इस पद के स्थान पर कवच सेल इस पद का उपयोग करते हैं, यानी कक्षा न कह करके कवच कहा जाता है, इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वह जिस कवच में होता है उस पर निर्भर करती है। परमाणु नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या केंद्रक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या, जो कि Z से दिखाते हैं, के बराबर होती है। अतः विद्युत आवेशों का संतुलन होकर परमाणु विद्युत दृष्टि से उदासीन होते हैं।
इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी एकत्रित संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। परमाणु द्रव्यमानांक ए इस अक्षर से दर्शाते हैं। परमाणु संकेत क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानांक ये एकत्रित रूप से चिन्ह में दर्शाने की पद्धति नीचे दी गई है। इसको हम ए और जेड इस तरह से संकेत को दिखाते हैं। ये ऊपर लिखा गया, जेड नीचे 12 और 6 सी। इस चिन्ह का अर्थ यह है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन संख्या 6 और कार्बन का परमाणु वस्तुमानांक 12 है। इस तरह से हम दिखाते हैं। ये अपना 12 ऊपर और 6 को नीचे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कार्बन के नाभिक में 12-6 12-6 अर्थात 6 न्यूट्रॉन है। इस तरह से इसको दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है इसे देखेंगे। बोर के परमाणु प्रतिकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन अस्थायी कवचों में परिभ्रमण करते हैं। इन कवचों की विशिष्ट ऊर्जा होती है। परमाणु नाभिक के सबसे समीप वाले कवच का पहला कवच, उसके बाद वाले कवच का दूसरा कवच कहते हैं। कवचों के क्रमांक के लिए n इस संकेत का उपयोग करते हैं। n बराबर 1 2 3 4 ऐसा दिखाया जाता है। इन क्रमांकों के अनुसार कवचों को k l m n अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। इन संकेतों द्वारा संबोधित करते हैं। प्रत्येक कवच में 2n² इस सूत्र से प्राप्त संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। n का मान बढ़ने पर उस कवच के इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा भी बढ़ती है। इसको हम इस टेबल द्वारा, इस तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ये कवच है। कवचों को इलेक्ट्रॉन धारण की क्षमता इधर दिखाई गई है। ये संकेत है k l m n। इनका क्रमांक है n 1 2 3 4। इनका सूत्र है 2n²। तो k 1 है, इसका क्रमांक तो 2 से गुणा करेंगे, n का स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 में गुणा किए 2 आ गया। इसी तरह l का क्रमांक 2 है तो 2n² से गुणा करेंगे तो 2 में तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 4 का गुणा करिए 8 आ जाएगा। 3 m का 3 है, m का 3 है तो 3 का गुणा करेंगे। 3 में 3 त्रिका 9, 9 का दुगुना कर दिए 18 हो गया। फिर इस n का चौथे स्थान पे है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 का 2 गुना किए 32। इस तरह से 2 8 18 32 से जो है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। इस तालिका के आधार पर कवचों की इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के ये कवच 2 है, l कवच 8 और इस तरह से m कवच 18 और n कवच 32 है। हम देखेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या है, हमने देखा कि k l m n इन कवचों में क्रमशः अधिक से अधिक 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। यही कवचों की महत्तम धारकता है। यही इतना अधिकतम हम लोग अपना धारकता यानी धारण कर सकते हैं। कवचों की महत्तम धारकता के अनुसार ही परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का कवचों में वितरण होता है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का कवच के अनुसार विन्यास ही उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कहलाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में वह जिस कवच में होता है उसके अनुसार निश्चित ऊर्जा होती है। पहले कवच को के कवच में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सबसे कम होती है। उसके आगे के कवचों के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कवच क्रमांक के अनुसार बढ़ती जाती है। तो कवच के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इस प्रकार होता है कि उसके सभी इलेक्ट्रॉनों की एकत्रित ऊर्जा कम से कम होती है।
परमाणु के इलेक्ट्रॉन कवचों की महत्तम धारकता के अनुसार और ऊर्जा के आरोही क्रमानुसार कवचों में स्थान प्राप्त करते हैं। अब हम कुछ तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखेंगे नीचे की तालिका में। इसको इस आधार पे हम इसका विवरण देंगे। यहाँ पे देखेंगे कि ये तत्व हैं, इनका संकेत इसमें लिखा है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। कवच में इलेक्ट्रॉन वितरण यानी कवच संकेत महत्तम धारकता दी गई है KLMN, और संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन का संरूपण हम कैसे करते हैं इस तालिका में दी गई है इस भाग में। तो हाइड्रोजन का संकेत H है, इसकी संख्या जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। इसमें कवच संकेत K 1 है, तो इसको हम 1 यानी संकेत के रूप में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इसका 1 होगा। हीलियम इसका संकेत H ही है, इसमें 2 परमाणु के इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो है K इसमें 2 हैं, इसका संकेत इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 होगा। लिथियम Li, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है और K इसमें 2 है, L 1 है, तो इसको 2 और 1 लिखेंगे कामा लगा करके। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में कामा लगाया जाता है। इसके बाद कार्बन में को C से दिखाते हैं, इसका संकेत C है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, तो इसको 6 को कैसे दिखाया गया है, इसमें K 2 है और L 4 है। इसका इलेक्ट्रॉन संरूपण हो गया 2,6 यानी 2,4। नाइट्रोजन को N से दिखाते हैं, इसका संकेत N है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको K इसमें 2 है और L 5 है। इसका संरूपण हो जाएगा 2,5 2,5। ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं, इसका संकेत O है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, इसमें K कवच 2 है और L कवच 6 है, तो इसको हम कैसे दिखाते हैं 2,6 2,6। इसी तरह से फ्लूरियान को F से दिखाते हैं, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, इसका K की मात्रा K कवच 2 है और L कवच 7 है, तो इसको 2,7 इस तरह दिखाएंगे। नियान इसको Ni से दिखाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, इसमें K कवच 2 है और L कवच 8 है, इसको 2,8 इस तरह दिखाएंगे। सोडियम को Na संकेत से दिखाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, इसमें K कवच 2 है और L कवच 8 है और M कवच 1 है, तो इस तरह से इसको 2,8, 1 इस तरह से दिखाते हैं। क्लोरीन हम Cl से दिखाते हैं, क्लोरीन को हम CH से दिखाते हैं, Cl से दिखाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 17 है, इसमें K कवच 2, L 8 और M 7 है, तो इस तरह से इसको हम बांट देंगे 2, 8, 7 कामा लगा करके। आर्गन Ar से है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कवचों की संख्या 2, 8, 8 है, तो इसको 2,8,8 इस तरह से दिखा सकते हैं। ब्रोमीन को Br से दिखाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 35 है, तो इसमें देखेंगे कि सभी जो है कवच हैं L 2 और K 2 है और इसमें देख सकते हैं K 2 है, L 8 है, M 18 है और N की संख्या 7 है। इस तरह से 2, 8, 18, 7 सबको मिला के 35, इसको अलग अलग दिखाएंगे तो 2,8, 18, 7 इस तरह से इसको दिखाएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में दिखाया जाता है और अल्प विराम लगा करके। तो संख्या स्वरूप में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण अल्प विराम से अलग किए हुए अंकों द्वारा दर्शाया जाता है। इसको हमने देखा। इसके अंक ऊर्जा के आरोही क्रम वाले कवचों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,8,1 है। इसका अर्थ सोडियम परमाणु में K कवच में 2, L कवच में 8 और M कवच में 1 इस प्रकार कुल 11 इलेक्ट्रॉन वितरित किए हुए हैं। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण
इस आकृति के अनुसार हम और देखेंगे। संयोजकता, संयोजकता क्या है? वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। संयोजकता अर्थात एक परमाणु द्वारा बनाए गए रासायनिक बंधों की संख्या। ये हम देखेंगे कि सामान्यतः तत्वों की संयोजकता उसके विविध यौगिकों में स्थिर होती है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिया गया है, नाम दिए गए हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नियान, सोडियम, देखेंगे आगे। तो तत्वों की संयोजकता यौगिकों में उपस्थित रासायनिक बंध, इनसे संबंधित संकल्पना इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के कारण स्पष्ट होती है। परमाणु स्वयं के बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके रासायनिक बंध बनाता है। परमाणुओं की संयोजकता उसके बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के आधार पर निर्धारित होती है। इसलिए बाह्यतम कवच को संयोजकता कवच कहते हैं। बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। परमाणु की संयोजकता का संबंध परमाणु में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से होता है। यह स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम हीलियम और नियान, इन तत्वों को देखा हमने, ये दोनों गैसीय अवस्था वाले तत्व हैं, अन्य किसी भी परमाणु से संयोग नहीं करते हैं। ये तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है, अर्थात इनकी संयोजकता शून्य है। हीलियम के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिखा हीलियम है और ये नियान है। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे के पहले कवच में समाविष्ट होते हैं। हीलियम में इलेक्ट्रॉनों का केवल एक कवच के कवच होता है और वही बाह्यतम कवच भी होता है। के कवच की इलेक्ट्रॉन धारकता 2n² 2 है, अर्थात हीलियम का बाह्यतम कवच पूर्ण भरा है। इसे ही हीलियम का इलेक्ट्रॉन द्वीप कहते हैं। नियान इस निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में के व एल, ये 2 कवच होते हैं। इसमें एल यह संयोजकता कवच है। एल कवच की इलेक्ट्रॉन धारकता 8 है और नियान की संयोजकता कवच पूर्ण भरा है। इसे ही नियान में इलेक्ट्रॉन अष्टक है, ऐसा कहते हैं। के एल और एम इन कवचों में इलेक्ट्रॉन रहने वाली निष्क्रिय गैस अर्थात आर्गन है। यम इस कवच की इलेक्ट्रॉन धारकता 2 × 3² = 18 है इसको, परंतु आर्गन में यम इस संयोजकता कवच में केवल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका अर्थ है कि निष्क्रिय गैसों के संयोजकता कवच में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात संयोजकता कवच में इलेक्ट्रॉन अष्टक होता है। इलेक्ट्रॉन अष्टक या द्विपूर्ण होता है तब संयोजकता शून्य होती है। निष्क्रिय गैसों के अतिरिक्त अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण भी देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन अष्टक स्थिति नहीं है या इनकी इलेक्ट्रॉन अष्टक स्थिति अपूर्ण है। हाइड्रोजन के बारे में कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का द्विक अपूर्ण है। तो निष्क्रिय गैसों के अलावा अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं में अन्य परमाणुओं के साथ संयुक्त करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात उनकी संयोजकता शून्य नहीं होती है। हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले अणुओं के सूत्रों से, उदाहरण के लिए H2 HCl, हाइड्रोजन की संयोजकता एक ही होती है, यह हमने देखा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण से यह दिखाई देता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन के इस कवच में है, अर्थात हाइड्रोजन में पूर्ण द्विक स्थिति अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन कम है। यह एक संख्या हाइड्रोजन की संयोजकता से मिलती है। सोडियम के 2, 8, 1 इस संरूपण से यह पता चलता है कि सोडियम के संयोजकता कवच में एक इलेक्ट्रॉन है और NaCl, NaH ऐसे अणुसूत्रों से पता चलता है कि सोडियम की संयोजकता 1 है। इसका अर्थ यह है कि तत्वों की संयोजकता और उसके संयोजकता कवचों के इलेक्ट्रॉन संख्या में भी कुछ संबंध होता है। कुछ इस तालिका से नीचे हम देखेंगे, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ क्रमांक दिया है, तत्व का संकेत दिया है,
यौगिक का अणुसूत्र है, तत्व की संयोजकता है, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है, तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या यानी x है। यहाँ पे 8 माइनस x अगर बड़ा है तो यहाँ पे 4 के लिए क्या अर्थ निकलेगा ये देखिए। यहाँ पे क्रम से 1 2 3 8 दिया गया है, तत्व संकेत दिए गए हैं। H का यौगिक अणुसूत्र है HCl, इसका तत्व है 1, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 1 होता है, संयोजकता 1 होती है और इसमें 8 माइनस x में कुछ नहीं आएगा। Cl का जो है यौगिक अणुसूत्र है HCl, इसकी तत्व की संयोजकता 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 2 8 7, इसमें संयोजकता यानी x 7 है। यहाँ पे 8 माइनस x यानी 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 आता है। Ne ये यौगिक नहीं है, इसके तत्व की संयोजकता 0 है, इसलिए तत्व के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में 2 और 8 आता है और x में 0 आता है। HF इसकी तत्व की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 और 7 2 और 7 है और x 7 है। यहाँ पे 8 बड़ा है और 7 छोटा है, तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 आता है। NaH इसकी तत्व की संयोजकता 1 है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में 2 8 1 आता है और इसकी x मात्रा 1 है। Mg को हम अणुसूत्र है MgCl2, इसकी तत्व की संयोजकता 2 है, इसको इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 8 2 है और x इलेक्ट्रॉन संख्या इसकी 2 है। CH4 इसका सूत्र है, इसमें संयोजकता 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 4 है, x की मात्रा 4 है। Al और Cl3 इसकी जो है संयोजक तत्व की संयोजकता 3 है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 8 3 है, x की मात्रा 3 है। इस तरह से इस टेबल द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पे एक टेबल और देखेंगे तो नीचे के कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक Z दिए गए हैं, उन प्रत्येक तत्वों के बाह्यतम कवच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये हमें देखना है, कितने होंगे। इस टेबल के माध्यम से तत्व HCl वजन दिया गया है, Z इनकी संख्या है ये 16387, तो बाह्यतम कवच इलेक्ट्रॉन की संख्या H 1 ही आएगा, C का 4 आएगा, Li का 1 आएगा, O का 6 आएगा, N का 5 आएगा। इस तरह से हम दिखा सकते हैं। नीचे कुछ तत्वों की इलेक्ट्रॉन संख्या दी गई है, उस आधार पर उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, संयोजकता, इलेक्ट्रॉन संख्या और संयोजकता लिखना है। तो हम देखेंगे कितना आएगा। तत्व है Na, C, Mg, Cl, ये तत्व दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या इनकी है 11 और C की संख्या 6 है, Mg की 12, Cl की 17। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसा होगा इसका 2, 8, 1, इसमें C का होगा 2, 4, Mg का होगा 2, 8, 2, Cl का होगा 2, 8, 7। संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या होगा Na का 1, C का 4, Mg का 2, Cl का 7। संयोजकता कितनी होगी Na का 1, C का 4, Mg का 2 और Cl का 1। तो इस तरह से इस टेबल को हम पूरा कर सकते हैं। समस्थानिक क्या है? तत्व का परमाणु क्रमांक या तत्व का मूलभूत गुणधर्म और उसकी रासायनिक पहचान है। प्रकृति में कुछ तत्वों में परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमानांक भिन्न ऐसे परमाणु होते हैं। एक ही तत्व के ऐसे भिन्न परमाणु द्रव्यमानांक वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए C-12 और C-13, C-14 समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानांक 12C, 13C और 14C इस पद्धति से भी दर्शाते हैं। समस्थानिकों की प्रोटॉन संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है। इस टेबल से हम देख सकते हैं। समस्थानिक है, परमाणु द्रव्यमानांक A है, प्रोटॉन संख्या J, परमाणु क्रमांक है, न्यूट्रॉन संख्या N बराबर A-J।
तो ये 12C समस्थानिक है, इसमें परमाणु द्रव्यमानांक E 12 है और Z की संख्या 6 है। तो N बराबर E माइनस J, एक में से Z को घटाया गया तो 6 है। यहाँ पे समस्थानिक है 13C, इसमें परमाणु यानी E की संख्या 13 है, Z की संख्या 6 है। तो 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 आएगा N की संख्या। समस्थानिक है 14C, तो पर E की संख्या 14 हो गई, Z की संख्या 6 है। तो इसमें से देखेंगे N बराबर 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आएगा। इस तरह से तालिका पूर्ण कर सकते हैं। दूसरी तालिका देखेंगे समस्थानिक प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या। यहाँ पे खाली जगह दिए गए हैं, H है 1 1, तो प्रोटॉन संख्या है 1 हो गया, न्यूट्रॉन कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे 1 1 दिया है, प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1, तो समस्थानिक कितना होगा 2 1 H आएगा यहाँ पे समस्थानिक। और यहाँ पे प्रोटॉन 1 दिया गया है, न्यूट्रॉन 2 दिया गया है, तो यहाँ पे समस्थानिक आ जाएगा 3 1 H आ जाएगा। और समस्थानिक दिया है 35 17 Cl, तो प्रोटॉन हो जाएगा 17, न्यूट्रॉन हो जाएगा 18। फिर समस्थानिक 37 और 17 दिया है Cl, तो इसका प्रोटॉन 17 हो गए और न्यूट्रॉन 20 हो गए। समस्थानिकों का उपयोग क्या होता है? समस्थानिकों का उपयोग हम देखेंगे कि कुछ तत्वों के समस्थानिक रेडियोधर्मी होते हैं, उनका उपयोग विविध क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, चिकित्सीय क्षेत्र, अनुसंधान क्षेत्र। इन क्षेत्रों में समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक लोग करते हैं। यूरेनियम, इसको -235 का उपयोग नाभिकीय विखंडन और ऊर्जा निर्मित के लिए करते हैं। कैंसर जैसे प्राणघातक विकार के चिकित्सीय उपचार में कुछ तत्वों के रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग करते हैं, जैसे कोबाल्ट -60, गाइटर या थायराइड। इस प्रकार के चिकित्सीय उपचार के में आयोडीन -131 का उपयोग करते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों के समस्थानिकों का उपयोग जमीन के नीचे से जाने वाली नलिकाओं में दरार खोजने के लिए करते हैं, जैसे सोडियम -24। अन्य पदार्थ का सूक्ष्म जीवाणुओं से परिरक्षण करने के लिए रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग करते हैं। और C-14 इस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग पुरातन वस्तुओं की आयु निश्चित करने के लिए करते हैं। इस तरह से दिखा कि समस्थानिकों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। परमाणु भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर, जो परमाणु ऊर्जा के उपयोग में बड़े पैमाने पर विद्युत निर्मित करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है, तो इसका उपयोग करके विद्युत पैदा की जाती है। इस तरह से और भी जगह पे हैं। संचलक मंदक, इसको न्यूट्रॉनों को गति कम करने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल का संचलक मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। नियंत्रण यानी कंट्रोल भी रखने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके उनकी संख्या कम करने के लिए बोरान, कैडमियम, बेरिलियम आदि की छड़ों का उपयोग किया जाता है। विखंडन प्रक्रिया में निर्माण होने वाली उष्मा पानी का शीतक के रूप में उपयोग कर अलग की जाती है। इस उष्मा से पानी की वाष्प बनाकर उस वाष्प की सहायता से टरबाइन चलाए जाते हैं और विद्युत का निर्माण होता है। तो इस तरह से भारत में 8 स्थानों में परमाणु विद्युत निर्माण केंद्र हैं। कुल 22 परमाणु भट्टियां कार्यान्वित हैं। अप्सरा या मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में 4 अगस्त 1956 को कार्यान्वित हुई। भारत की पहली परमाणु भट्टी है। भारत में थोरियम -232 इस तत्व के भंडार बड़े पैमाने पर होने के कारण भारतीय वैज्ञानिकों ने आने वाले समय के लिए TH -232 से U-233 इस समस्थानिक के निर्माण पर आधारित परमाणु भट्टियों की योजना विकसित की है। इस पर जो है काम चल रहा है। इस तरह से आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।